बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाजरीन, जिस दुनिया में हम रहते हैं वो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। दुनिया इंटरकनेक्टेड है। किसी भी एक मुल्क के अंदर रूनुमा होने वाली कोई भी बड़ी हैपनिंग है, उससे ना सिर्फ वो मुल्क इफ़ेक्ट होता है बल्कि उसके साथ साथ बाकी मुल्क भी बड़े अच्छे और बुरे अंदाज में इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जैसे जंग चल रही है ईरान की यूएसए और इज़राइल के साथ, तो ये सिर्फ इन तीन मुल्कों का मसला नहीं है। इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में ये पूरे ख़ित्ते का मसला है, और अगर जंग ज़्यादा लंबी चली तो ये दुनिया का मसला भी बन सकता है। ये हम सब जानते हैं। और इसके असरात जंग के शुरू होने के 48 घंटे के अंदर ही दुनिया ने देखने भी शुरू कर दिए। इस खित्ते के अंदर भी मुल्कों को मसला पैदा होने लगा। मैं बात कर रहा हूँ एनर्जी क्राइसिस की। जो बहरान इस जंग से पैदा हुआ उसने पूरे रीजन को अपनी लपेट में ले लिया। कुछ मुल्कों के लिए ये अपॉर्चुनिटी के तौर पे सामने आया, जैसे रशिया, उसके ऊपर से अमेरिका सोच रहा है कि जो पाबंदियां हैं तेल की वो हटा दी जाएं, जो यूक्रेन की जंग के बाद उसके ऊपर आयद हुई थी। और अब यूएसए ही अपने रवायती हरीफ के ऊपर से पाबंदियां उठाने के बारे में सोच रहा है। ये वही बात है जो इस चीज़ की तरफ इशारा करती है कि कैसे बड़ी जंगों के बड़े मुख्तलिफ और बड़े ही ख़तरनाक किस्म के नताइज भी निकल सकते हैं अगर वो प्रोलॉन्ग हो जाएं। बहरहाल अभी कुछ इशारे ऐसे मिल रहे हैं कि ये जंग अमेरिका ख़त्म करना चाहता है। और जो रात गए बयान दिया या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद ऑयल की जो प्राइसेस थी वो नीचे आईं। जो $119 पे चली गई थी पर बैरल, वो $85 पे वापस आ गई। लेकिन इसका हम जैसे मुल्क जैसे पाकिस्तान है उस पर क्या असर पड़ेगा ये तो बाद में पता चलेगा। फ़िलहाल पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऑस्टेरिटी ड्राइव का फ़ैसला इम्प्लीमेंट करने का फ़ैसला कर दिया है। यानी हमें अपने अखराजात के ऊपर, जो तेल है उसकी यूजेज के ऊपर, जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसको कैसे यूज़ करना है, उसमें इकॉनमी के ऊपर जाना पड़ेगा। 4 दिन जो दफातर हैं वो ऑन रहेंगे और 3 दिन जो है वो ऑफ़ रहेंगे। बहरहाल बैंकों के ऊपर इसका इतलाक़ नहीं होगा। इसी तरह तनख्वाहों के अंदर कमी, इसी तरह अमरात के अंदर कमी, पेट्रोल के यूजेज पे कमी और व्हीकल्स की परचेज़ के ऊपर, बाहर के दौरों के ऊपर पाबंदी, ये सारी उस ऑस्टेरिटी ड्राइव का जो है वो हिस्सा है। इसके साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में जो पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के साथ जंग चल रही है वो काफ़ी फ्रंट्स के ऊपर है। एक तो काइनेटिक कैंपेन है जो पाकिस्तान ने लॉन्च की हुई है, और पाकिस्तान नबर आज़मा है उस दहशत गर्दी के जो सर्ज है उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान की फ़ोर्सेस, बहादुर अफवाज लड़ रही हैं और उसको रोक रही हैं, और बड़ी कामयाबी से ये कैंपेन चल रही है। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन के अंदर जो हमारे मुस्तकिल मंदूब हैं, अफ़गानी काउंटर पार्ट्स हैं, उनको बड़े ही आड़े हाथों लिया है, और उनके ऊपर जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो एक दफ़ा दोबारा रीइटरेट किया है। और इस पूरे के पूरे माहौल के अंदर हमें ये देखना है कि अब पाकिस्तान को चैलेंजेस इस जो ऑन गोइंग वॉर है विद अफ़गानिस्तान उसके सिलसिले में, और जो दूसरी तरफ ईरान और इसराइल की जंग चल रही है, और हमें काफ़ी बड़े जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वो हमारे सामने आके खड़े हो गए हैं, उस पे हम लोगों ने हमारा आगे का लाहे अमल क्या होगा। आज के प्रोग्राम में इन चीज़ों के ऊपर अपने जो हमने मेहमान हैं उनके साथ डिबेट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। जो ईरान की जंग है उसके हवाले से भी, जो खित्ते के अंदर एक बहरान पैदा हुआ है उसके हवाले से भी, और पाकिस्तान नबर आज़मा है दहशत गर्दी को रोकने में हमारी बहादुर फोर्सेस, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो हमारे मुस्तकिल मंदूब हैं आसिम इफ्तिखार अहमद साहब, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उसके ऊपर भी हम तफसील से बात करेंगे अपने मेहमानों से। मुझे ज्वाइन किया आज के प्रोग्राम के लिए हसन खान साहब ने, एनालिस्ट हैं, उसके अलावा अज़हर जावेद साहब ने दोनों ही मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरा पहला सवाल हसन खान साहब से है। हसन साहब, ये बताएं कि अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान नबर आज़मा है, आप जानते हैं, उसके अलावा एक एनर्जी क्राइसिस भी है। हुकूमत ने बड़ा एहतियात के साथ अपना जो मामलात हैं रोज़मर्रा के वो भी चलाने हैं, और पेट्रोल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, आवाम बहुत तंग है, लेकिन जाहिर है ये हुकूमत के इख्तियार में नहीं है। पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए चौधरी साहब, एक तो मैं अगर जिस तरह आपने कहा अफ़गानिस्तान के हवाले से, तो मेरे ख़्याल में अफ़गानिस्तान के हवाले से जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है वो तो एक तो ये है कि एक तो हमारी स्ट्रेटिजिक पॉलिसी में वो स्ट्रेटिजिक क्लैरिटी आई है कि हम चाहते क्या हैं और कैसे हम चाहेंगे, फिर वो हमने वो भी, और कौन से हमारे टारगेट से
अहदाफ हमारे क्लियर है। वो बिल्कुल हर किसी को फिंगर टिप्स पे पता है, खा इंटरनेशनल कम्युनिटी है, खा वो खुद अफ़गान है या वो खुद हमारे जो पाकिस्तानी है। दूसरी अहम बात जो है अफ़गानिस्तान के हवाले से जो कभी हमने नहीं देखी है अपनी उसमें ज़िंदगी में, वो ये थे कि एक पॉलिटिकल विल और मतलब ये है कि यूनिटी ऑफ थॉट जिसे कहते हैं कि पूरा माशरा जो है इस वक्त अगर आप देखें कोई भी ऐसी सियासी जमात आपको नज़र नहीं आई होगी कि जो अफ़गानिस्तान के अभी जो हमारी नई पॉलिसी परसू और कर रहे हैं उस पर तनकीद कर, खा वो मजहबी हो, खा वो सेंट्रलिस्ट हो, खा वो नेशनलिस्ट हो, कोई भी सियासी जमात आपको नज़र नहीं आ रही है कि वो इस पे एतराज़ करे कि ये पाकिस्तान गलत करे। और साथ साथ अगर आप देखें तो पूरी दुनिया के जितने ममालिक है, आप देखें ये 26 तारीख से बाकायदा पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक शुरू किए कि वहाँ पे जो सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है दहशतगर्दों के लिए उसको डिसमेंटल करने के लिए, तब से हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल जो जितने मुल्क है, ममालिक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी, अगर आप देखें तो एक भी मुल्क ने अभी तक पाकिस्तान की इस पॉलिसी की मजम्मत नहीं की, ना इसको कंडेम किया और ना इसको बुरा कहा और ना अफ़गान तालिबान के साथ जो है इजहार हमदर्दी का इजहार किया। वजह इसकी ये है कि पहले अफ़गान तालिबान का रवैया, उनकी पॉलिसीज़ और वो जिस तरह अपनी रिजीम को चला रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए ख़तरा है, इस खित्ते के लिए ख़तरा है, बल्कि पूरी दुनिया की अमन जो है वो अफ़गान सरज़मीन से जो है ख़तरे में वो ख़तरा महसूस कर रही है। तो यही वजह है कि ये जो मौका आया है, मैं समझता हूँ कि इस तरह मौका पहले कभी ना आया था और शायद ना आएगा अफ़गानिस्तान के हवाले से। बाकी जो आपने इशारा किया कि खित्ते के जो हालात है, ज़ाहिरी बात है इस वक्त पूरा खित्ता जो है वो किसी न किसी हवाले से एक कोई भी मुल्क जो है वो एलाइन है, मतलब एक इतनी बड़ी एक जो जंग जारी है ईरान के ख़िलाफ़, जो इस पे एग्रेशन हुआ है इज़राइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को हमें थोड़ा-सा एप्रिशिएट करना होगा। यहाँ पे हमारे यहाँ एक कल्चर यही है कि हम अपनी हुकूमत या अपने इदारों की तारीफ़ करके बड़े मतलब ये है कि बड़े माइज़र से या कंजूसी से काम लेते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से ईरान की जंग छिड़ गई है, पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है, बड़ी कामयाब डिप्लोमेसी है। अभी तक पाकिस्तान ने किसी एक साइड के साथ जो है ओपन होके जंग का हिस्सा ना बना नहीं है। सऊदी अरब के साथ हमारे जो है स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, उसके बावजूद हमारा काम जो है ईरान को हमने कन्विंस किया, ईरान ने हमले करना छोड़ दिए, सऊदी अरब ने हमने उनके राब्ते बहाल कर दिए, बल्कि पूरी अरब दुनिया को जो है उसको इस जंग में जो धकेला जा रहा था, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की वजह से उसको इससे बचा रखा है। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक ठीक है, इंटरनली मसाइल है, ये जो ग्रानी का जो लहर है ये डेफिनेटली आना होगा, क्योंकि जो सप्लाई लाइन है वो सप्लाई लाइन जंग की वजह से चौक हो चुका है। बिल्कुल ठीक। अज़हर जावेद साहब, हुकूमत के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है उसके सामने। ज़ाहिर है इसमें हुकूमत का डायरेक्टली तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन ख़ित्ते के हालात इस किस्म के हैं कि तेल की जो तरसील है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। हालांकि कराची के अंदर 25 करोड़ लीटर तेल लेके 4 जहाज़ जो हैं वो बंदरगाह पे पहुंच गए हैं। तो इससे इशारा ये मिलता है कि तेल की जो अवेलेबिलिटी है पेट्रोल की, डीज़ल की, उसमें तो फ़र्क शायद ना पड़े, लेकिन ये जो प्राइस हाइक है इसने आवाम की कमर तोड़ दी है। आप कैसे सिचुएशन को और इन चैलेंजेस को और जो हुकूमत ने इकदाम किए हैं उन सबको कैसे देखते हैं? इनको काइंडली सम अप कर दें। बहुत शुक्रिया फराज साहब। देखिए, इस वक्त सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान खित्ते में एक बड़े अहम और मेजर प्लेयर के तौर पर उभर कर सामने आया हुआ है। एक तरफ जहां भारत से हमने गुज़िश्ता साल एक जंग लड़ी और भारत को शिकस्त दी, दूसरी तरफ हमारे अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर भारत और अफ़गानिस्तान मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी में मुलविस हैं। और सबको पता है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान भारत की प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और इसकी एक वाज़ह सबूत मिला है जब अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय जो सफारतकार हैं उन्होंने अफ़गानिस्तान के हक़ में बात की। तो ये इनके मिली भगत और गठजोड़ का ही एक नतीजा है कि इस वक्त पाकिस्तान को मजबूरन अपने जो खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं लोग जो दहशतगर्दी में मुलविस जो फितना और ख्वारिज से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द हैं उनके ख़िलाफ़ टारगेटेड ऑपरेशन करना पड़ रहा है। और वो बड़ी हद तक कामयाब गया। आपको देखा है कि हमारे जो फोर्सेस हैं उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ निशाना बनाया है।
इन तमाम जो अड्डे हैं। और इन सूरत हाल में भारत घबराया हुआ है, और घबराया क्यों हुआ कि उसकी इन्वेस्टमेंट जो थी वो अब ज़ाया होने का ख़तरा है। और इसमें जो एक बड़ी अहम सिचुएशन आप ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका ने गुज़िश्ता रोज़ ही अफ़गानिस्तान को एक जो कंट्री ऑफ स्टेट स्टेट स्पॉन्सर ऑफ रॉन्गफुल डिटेंशन जो है वो करार दिया। ये भी बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है कि अमेरिका की तरफ से तालिबान पर एक पहली दफ़ा इतना दबाव डाला गया और उनको ये कहा गया कि उन जो ज़ेर हिरासत उनके लोग हैं, मग़वी हैं, जिनमें अमेरिकन भी शामिल है, उनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान का बयानिया इंटरनेशनल लेवल पर सुना जा रहा है, और ख़ास तौर पर जो ईरान के साथ जो अभी इज़राइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और जिसके नतीजे में शहादत हुई सुप्रीम लीडर की, तो उसके बाद से हालात बहुत ही कशीदा हैं। लेकिन पाकिस्तान ने बैलेंस रखा है। ईरान की तरफ से भी जो हमले किए गए हैं सऊदीया पे, उसके बाद कतर पे, यूएई में, पाकिस्तान जारी बात है उनके साथ भी जो उस पर भी तशवीश का इजहार किया। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बड़ी एक अहम स्टेटमेंट जो है वो जारी की है। उन्होंने पैगाम में जो नए मुश्तबा खामेनाई है सुप्रीम लीडर, उनको मुबारकबाद दी है, और उनके साथ आयतुल्लाह खामेनाई की शहादत पर अफसोस का इजहार भी किया। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान ईरान के लोगों के साथ भी खड़ा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी भी की है ईरान और सऊदीया के दरमियान। इन हालात में अब पाकिस्तान जो है, क्योंकि इस वक्त जंग का कोई पता नहीं कि किस रुख पे जाएगी, ईरान के ख़िलाफ़ इज़राइल और अमेरिका की कार्रवाई जो है वो अभी तक कि यही कहा जा रहा है मुबसरीन की तरफ से कि नाकाम गई है। जो अमेरिका रजीम चेंज करना चाहता था ईरान में, वो हो नहीं सकी, और एक नए लीडर ने आके जो कि अमेरिका की मुखालफत के बावजूद वो आ चुके हैं। तो इस सूरत हाल में आप अभी डोनाल्ड ट्रंप पर किसी किस्म का एतबार नहीं कर सकते। इस सारी सूरत हाल में जहाँ अब दूसरी आपकी जो बात है एनर्जी क्राइसिस, तो एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया में इस वक्त, उसकी सबसे बड़ी वजह आप यही कह सकते हैं कि जो सप्लाई लाइन है उसका मुतासर होना। और पाकिस्तान ने बड़े बर वक्त अपने इंतज़ामात किए हैं, और जो इस वक्त आप कह रहे हो, मेरे अभी ये खबर भी पढ़ रहा था कि पाकिस्तान नेवी ने जो है वो एस्कॉर्ट किया है पाकिस्तान की तरफ आने वाले उन जहाज़ों को, तेल के जहाज़ों को, और वो बहिफाजत लेके उनको पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए हैं। तो ये भी पाकिस्तान की तरफ से एक इस बात को यकीनी बनाया गया कि उनकी जो तेल सप्लाई की लाइन है वो मुतासर ना हो। लेकिन जो कल गुज़िश्ता रोज़ जो पेट्रोल की प्राइस, जो ये तेल की प्राइसेस 120 से ऊपर गई थी और वापस वो 85 पे आपके अब 90 पे हैं, उसका असर अभी रहेगा। अभी पैनिक बाइंग भी हो रही है, तो उसके नतीजे में एनर्जी की प्राइसेस जो है, तेल की प्राइसेस, वो अभी फ्लक्चुएट होती रहेंगी। तो अभी पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने इक़दामात भी जो अनाउंस किए हैं, वो भी इस वक्त बड़ी अहम है कि उन्होंने वज़रा की तनख्वाहों में भी कमी है, वो जो उनकी प्रोटोकॉल है और दूसरी जो चीज़ें हैं 4 दिन का वीक कर दिया है। तो बड़े अहम इक़दामात है। देखें अब बदलती अज़हर साहब ये भी ऐड कर दें कि अवाम की, पाकिस्तानी अवाम की इसके अंदर हुकूमत के साथ जो एक कोऑपरेशन है उसका कितना बड़ा रोल होगा। डेफिनेटली अवाम के ऊपर ये बहुत बड़ा बोझ है, और पाकिस्तान के जो इकनॉमिक कंडीशन है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। ऑलरेडी लोग जो हैं वो दीवार के साथ लगे हुए हैं, बड़े मसले में। तो ये ज़ाहिर है, जैसे मैंने पहले अपने इंट्रो में कहा कि हुकूमत की तो ये गलती नहीं है, ये हालात ऐसे इंटरनेशनली बन गए हैं, लेकिन अवाम की सपोर्ट अपनी हुकूमत को इस मुश्किल वक्त में कितना काम आएगी, लोगों को कितना ओपन माइंड के साथ इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये क्राइसिस पाकिस्तान की हुकूमत ने क्रिएट नहीं किया, ये एक फैक्ट है। देखिए जी, पाकिस्तान की हुकूमत ने क्रिएट नहीं किया, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो आम आदमी पे आना है। बिल्कुल। आम आदमी जो इस वक्त रमज़ान का महीना है, आगे ईद की तैयारियां हैं, जी तो ये सारे सूरत हाल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट मंथ होता है उस लिहाज से कि लोगों ने ख़रीदारी करनी होती है, जी शॉपिंग करनी होती है। बच्चों के लिए अपने जो शॉपिंग, कपड़े और दूसरी चीज़ें होती हैं, वो बड़ा एक आपका पूरे साल में से ये एक ऐसा महीना होता है जिसमें आपको बजट निकालना होता है अपनी बिल्कुल। फैमिली के लिए एक्स्ट्रा। तो इसमें अवाम मुतासिर होंगे, मुतासिर हो रहे हैं, ज़ाहिर बात है। एक 55 रुपये जब पर लीटर कीमत बढ़ रही है तो अवाम पे उसका बोझ तो और आएगा। शायद मज़ीद भी अब बढ़ने वाली है, मज़ीद भी बढ़ने वाली है।
ये बिल्कुल उस पे यही कहा जा रहा है कि 73 रुपए का ओगरा की तरफ से समरी भेजी गई है, लेकिन जी अभी तक इस पे फैसला नहीं हुआ। अभी मैं अली परवेज मलिक साहब की एक स्टेटमेंट भी देख रहा था जी कि शायद इस पे गौर किया जा रहा है कि उस तरह उतनी ना बढ़ाई जाए, क्योंकि थोड़ी सी वो आ रही है उसमें, ठहराव आ रहा प्राइसेस में। लेकिन जी। अवाम जो है, अवाम को आपको मजीद कुछ देना होगा। अवाम को, बहुत बड़ा चैलेंज है आवाम के लिए। जी आम तो देखें, आवाम तो प्रॉब्लम्स में है ही है। अब एक आम आदमी के अगर बजट में 10 से 15% इजाफा हो जाता है उसकी स्पेंडिंग के लिए, तो वो उसको तो बहुत बाद में वो ये सोचता है कि यह हुकूमत की तरफ से है या नहीं है, उसको वो पूरा करना है। तो मेरा ख्याल है कि जो पंजाब हुकूमत की तरफ से भी, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी, सिंध हुकूमत की तरफ से भी इकदाम किए गए हैं, और वो अवाम उस वक्त खड़ी होगी हुकूमत के साथ जब अवा जो हुकूमत और हुक्मरान अपना जो वो लेविश लाइफस्टाइल कहा जाता है, जैसे प्रोटोकॉल के हवाले से अभी बैन किया गया, वज़ीर आज़म ने बड़ा अहम इकदाम किया है। लोग गाड़ियों का पेट्रोल जो सरकारी जी। है वो बैन किया है। अजहर साहब, बड़े जो अहम चीज़ें अनाउंस हुई हैं हुकूमत ने की हैं वो बड़ी विजिबल हैं, और जाहिर है इससे पहले इस तरह की हम लोगों ने काविश देखी नहीं है। लेकिन मज़ीद क्या कर सकती है हुकूमत? ये तो स्टेप्स ले लिए हैं, आप मुतमईन हैं इन स्टेप से या और भी कुछ हो सकता है? देखिए जी, मुतमईन तो नहीं है, क्योंकि एक आम आदमी के साथ खड़ा होकर अगर आप देखें जी उसके लिए जो मसाइल हैं उसके लिए हुकूमत को मज़ीद इकदाम करने होंगे। जहाँ देखें सब्सिडी के हवाले से देखें, अभी जो प्राइसेस हैं एनर्जी की प्राइसेस, उनको कंट्रोल करने के लिए उनको जैसे सब्सिडी भी दी जा सकती है। गो के IMF की वजह से बहुत सारे मसाइल हैं, उनका बहुत सारे प्रेशर इशू अलग है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर। को सब्सिडी देने के मुखालिफ हैं। जी लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत को मज़ीद भी करना चाहिए। गो के बड़े अच्छे इकदाम हैं, चीज़ें जो अभी तक अनाउंस की गई हैं, लेकिन इससे आगे बढ़कर हुकूमत को खाने पीने की अशिया में सब्सिडी के लिए बात करनी चाहिए। फ्यूल प्राइसेस के लिए जो आइंदा एक झटका तो सह गए हैं लोग 55 रुपए का, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि अगला झटका जो है वो ना लगे लोगों को, या जी। मिनिमम लगे। और इसके अलावा मेन लोगों का जो कंसर्न है, अभी किसी बिजली के बिल दूसरी भी जगह आए। से कोई रिलीफ उनको दिया जाए, क्योंकि पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो ऊपर जाएगी तो हर चीज़ ऊपर जाएगी। आपकी जो बाइंग पावर है वो ख़त्म होकर रह जाती है, क्योंकि आप पेट्रोल महंगा होगा तो ज़ाहिर है चीज़ें इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होती हैं, हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। बेसिक चीज़ों पे भी, आपकी जो सूखा राशन है उस तक पे बेशुमार फ़र्क पड़ता है। तो ये तो रिलीफ कैसे देंगे? यही एक क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा था कि कोई चीज़ ऐसी जिस पे हुकूमत को हाईलाइट किया जाए कि किस तौर आवाम को वो रिलीफ दे सकें। तो आप अगर इशारा करना चाहें। देखिए जी, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट थी, मैं अभी खबर एक पढ़ रहा था, द न्यूज़ में ही थी, कि पाकिस्तान ने सऊदी हुकूमत के साथ रब्ता किया और उन्होंने 8 डिमांड्स की हैं उनसे, और उनसे कहा है कि उनको सब्सिडाइज्ड रेट पे जो फ्यूल है, जो ये ऑयल है, वो दिया जाए। इसके अलावा जो रोलिंग हमारा डेप्ट है उनके, जी उन्होंने अजहर रखा साहब, हुआ हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर ने भी शो में ज्वाइन किया, उनको शो में वेलकम करते हैं। आप प्लीज़ अपना कमेंट जारी रखें। तो अभी हुकूमत ने उस हवाले से सऊदीया के साथ भी बातचीत चल रही है कि जो ऑयल है वो सब्सिडाइज्ड रेट पे दिया जाए। उसके बाद जो पाकिस्तान का कर्जा है वो उसको रोल ओवर किया जाए, और उसकी जो लिमिट है वो 5 बिलियन तक बढ़ाई जाए। और भी कुछ चीज़ें हैं। तो हुकूमत जो है इस वक्त, गो के उनके इकदामात उन वो अभी जो इनिशियल किए हैं वो उनको कहा जा सकता है कि वो सेटिस्फैक्ट्री हैं, लेकिन अगर ये ऑयल दोबारा बढ़ता है कीमत इसकी, तो उसमें के लिए हुकूमत को, जैसे मैंने पहले कहा, खाने पीने की अशिया है उसके हवाले से दी जा सकती है सब्सिडी। लेकिन जी सबसे अहम ये कि हुकूमत को अवाम के दरमियान खड़ा होना पड़ेगा, अवाम के साथ बात करनी होगी, अवाम से राब्ते में रहना होगा, और उनको बताना होगा कि हुकूमत भी आम लोगों की तरह ही बिहेव कर रही है। वहाँ पे जो VIP कल्चर है उसका खात्मा जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि जब लोग ये देखते हैं कि वो तो पेट पे पत्थर बांध रहे हैं, लेकिन लोग जो है वो 4-4 गाड़ियां लेके पीछे फिर रही हैं, उनके वो स्कॉट्स हो रहा है, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेसी है, चाहे उसमें जुडिशरी है, चाहे उसमें जो हमारे वजीर हैं। अजहर साहब, एक और बड़ी जो न्यूज़ जिसने अवाम के अंदर तशवीश जो थी वो पैदा कर दी, वो ये थी कि $5 बिलियन का डिपॉज़िट की रिक्वेस्ट की किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान की हुकूमत ने, और $5 बिलियन के जो ऑयल था उस फैसिलिटी का भी को भी डिमांड कर लिया। तो ये काफ़ी अलार्मिंग था, इसको कैसे देखते हैं?
देखिए जी, अलार्मिंग तो नहीं है। इससे पहले सऊदीया ने पाकिस्तान की मदद की है। आपको याद हो, जब एटमी धमाकों की वजह से पाकिस्तान पर पाबंदियां लगी थी, जी तो उन्होंने ऑयल फैसिलिटी दी थी, उस वक्त भी किया था। अभी भी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट में है सऊदीया के साथ, और सऊदीया हमेशा पाकिस्तान के साथ मुश्किल वक्त में खड़ा हुआ। और ये मुश्किल वक्त है, पाकिस्तान भी सऊदीया के साथ खड़ा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बैकग्राउंड में की हैं, उनके इम्पैक्ट भी हमें नज़र आ रहे हैं। जी तो पाकिस्तान जो है अपने इस रोल को बड़े अच्छे तरीके से, बल्कि इजाफी रोल को निभा रहा है। तो जाहिर बात है, फिर जब एक इत्तेहादी मुश्किल में हो, तो वो इत्तेहादी जिसके पास वसाइल ज़्यादा हैं, जी जो जिसके साथ पैक्ट में भी हैं, तो उसको जो है वो कोई ना कोई फैसिलिटेट करना पड़ता है। लेकिन मेरा ख्याल है, जो मेरी इतलात है, कि इस पे बातचीत चल रही है, निगोशिएट हो रहा है, और उम्मीद है कि वहाँ से कोई ना कोई पॉजिटिव खबर आएगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास वसाइल ऑलरेडी महदूद हैं। पाकिस्तान के ऊपर IMF की बहुत सारी पाबंदियाँ, बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज़ और भी हो सकती है कि इस वक्त गोल्डन मौका है, क्योंकि यूएई में और मिडल ईस्ट में जो इन्वेस्टमेंट गई हुई है, जो इस वक्त वो उस एरिया में लोग शेकी हुए हैं, जी इन्वेस्टमेंट को खतरा है, तो वो लाना चाहते हैं पाकिस्तान को। इसके हवाले से कोई प्लान करना चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट जो वहां से निकल रही है, वो अब यूएई से निकल के बरतानिया, अमेरिका, सिंगापुर, हांगकांग जाने की बजाय जी वापस पाकिस्तान में आए। तो मेरा जी ख्याल है उस पे एक बड़ी अहम उससे पाकिस्तान को सहारा मिल जी सकता आपका मौक़िफ़ आ गया, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। हसन खान साहब, ये बताएं कि हम थोड़ा सा कमेंट चाहते हैं आपसे। जो मुस्तकिल मंदूब हैं पाकिस्तान के, आसिम इफ्तिखार अहमद साहब, उन्होंने बड़े आड़े हाथों लिया है ये प्रभाथा नीनी हरीश, ये इनके जो काउंटर पार्ट हैं इंडिया के, और नसीर अहमद फ़की साहब जो अफ़गानिस्तान के मंदूब हैं, ये टेम्प्रेरी हैं, इंटरिम हैं, और इनको उन्होंने बड़ा एक कमेंट दिया जो बड़ा वायरल हो रहा है इंटरनेट के ऊपर, कि वो शायद ओब्लिवियन में है और उनको अफ़गानिस्तान की सिचुएशन जो है उसका अंदाज़ा ही नहीं, और जो राय का इजहार उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में किया वो उनकी ज़ाती राय है, और उनको असली ज़मीनी हक़ाइक़ का कुछ भी अंदाज़ा नहीं। वो एक लिहाज से चीज़ों को जानते नहीं, और अमेरिका के अंदर ही बस बैठे हुए हैं, बस वहीं पे एक कोने में कटे हुए बैठे हैं हर एक से। तो ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट थी। और उसके बाद जो इंडियन काउंटर पार्ट थे उनके साथ भी उन्होंने बड़ा खुल के उनको बताया कि आप स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, और जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको बाकायदा भारत जो है वो फंड भी कर रहा है, और उसके अंदर बड़ा गलत रोल प्ले कर रहा है। ये उन्होंने, ये कितनी सिग्निफिकेंट है स्टेटमेंट, और आप इसको कैसे देखते हैं? एक लिहाज से पाकिस्तान ने इस इशू को इंटरनेशनलाइज भी कर दिया और इसको पूरी दुनिया के सामने फ़ाइट आउट भी कर रहा है, और असली चेहरा जो भारत का है और अफ़गानिस्तान का वो दुनिया के सामने लेके आ रहा है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मेरे ख्याल में ये जो भारत के जो मुस्तकिल मंदूब है, और साथ ही जो फ़ाइक साहब है अफ़गानिस्तान के, जो जी जिसको बताया गया कि आप किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, पहले तो ये डिफ़ाइन करें। मेरे ख्याल में उनको ये समझ लेना चाहिए था। देखिए, जब ये UN सेक्रेटरी जनरल की जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफ़गानिस्तान, जब इसने उन्होंने रिपोर्ट पेश की, तो रिपोर्ट में खुद उसने इशारा, क्योंकि वो यूनामा और वो मिशन जो है वो अफ़गानिस्तान में, उसका ये मेरे ख्याल में हफ्ते 2 हफ्ते बाद उनकी जो है ना वो टर्म पूरी हो रही थी, तो ये उनकी रिपोर्ट पेश कर रही थी। जी उसमें उसने खुद मेंशन किया है, एक साइड पे उसने, अगर ख़वातीन के हवाले से, इंक्लूसिव गवर्नमेंट के हवाले से, या ह्यूमन राइट्स के हवाले से, या इंसानी जो 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 मुश्किलात है, ह्यूमन क्राइसिस है, उसी हवाले से उसने डिटेल से बात की। लेकिन साथ ही वुमेन के बाद उसका दूसरा मौजू जो था वो सिक्योरिटी का था, और जो टेररिज्म का था, कि अफ़गानिस्तान जो है ख़त्े के यहाँ पे जो टेररिस्ट नेटवर्क्स है, और फिर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ TTP की वजह से ये जो एस्केलेशन हुई थी, उसने इस पे बात की। मैं ख़ुद उसको पूरा प्रोसीडिंग जो है मैंने ख़ुद वॉच किया। फिर उसके बाद जो हमने देखा कि बरतानवी नुमाइंदे ने, रशियन नुमाइंदे ने, चाइनीज़ नुमाइंदे ने, जॉर्डन के नुमाइंदे ने, मतलब ये है कि डैनिश नुमाइंदे ने, मुख्तलिफ नुमाइंदों को मैं सुनता रहा।
देखिए, सबने जो भी बात की, जिस पे सब मुत्तफ़िक थे, वो ये थे कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है, वो अमन के लिए ख़तरा है। वहाँ से दुनिया को जो है, ये ख़तरात लाहिक है, क्योंकि दुनिया के जितने भी ये टेररिस्ट नेटवर्क्स हैं, चाइनीज़ ने अपनी बात की, टीआईएम की बात की, साथ ही टीटीपी की बात की, रशियन ने जो है दाइश की बात की, साथ ही टीटीपी की बात की, तो इस तरह अमेरिका ने, सब ने बात की। अब यहाँ पे जब एंटर होता है ये दोनों हज़रात जो है, जो फ़ाइक साहब है और ये जो इंडियन के जो पीआर है, दोनों इन लोगों का जो था वो पाकिस्तान स्पेसिफिक था। एक तो देखिए, किसी ने भी ये कहा कि ये जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो एस्केलेशन है, उसको बातचीत के ज़रिए हल किया जाए, लेकिन किसी ने पाकिस्तान को बुरा नहीं कहा कि यहाँ पाकिस्तान गलत कर रहा है। इन दोनों ने जो पोज़ीशन ली, देखिए, उसने जो आसिम इफ्तिखार साहब ने जो जवाब दिया इंडियन नुमाइंदे को, कि आप तो इसलिए नाराज़ है या तो इसलिए आपको परेशानी हो रही है कि जो इंडिया ने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट की है, वो इन्वेस्टमेंट आपको डूबती हुई नज़र आ रही है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात उसने की कि जी। आपके पास जो फिक्र है, या आप जो इतने पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान ये जो क्रॉस बॉर्डर एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, उन्होंने कहा देखिए, ये एयर स्ट्राइक्स इंटेलिजेंस बेस्ड है, टारगेटेड है, प्रिसाइज है, मिलिट्री और स्पेशली उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करती है मैरिटाइम नेटवर्क को। इसमें कोई जो है अभी तक हमने मतलब ये है कि कोलेटरल पॉपुलेशन एरिया को सिरे से टारगेट ही नहीं किया गया है। लेकिन आपको जो तकलीफ हो रही है इंडियन नुमाइंदे को, इसीलिए तकलीफ हो रही है कि ये जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आप लोग जो है इनके वो कर रहे हैं। और इसी बिल्कुल। तरह आप नुमाइंदे को, तो मैं जी। समझता हूँ ये जो आसिम इफ्तिखार साहब ने जब इनका जवाब दे रहा था, इसका ये दूसरी बारी थी। जी। उसने कहा कि मैं वो जो एक्सप्लेनेशन होती है कि अगर कोई आप चाहे तो आप पहले उसने बात की थी और बड़ी डिटेल के साथ वो नक्शा पेश किया था कि उसके बाद अफगानिस्तान की जब इंडियन जो मंदूब थे उन्होंने बात की तो उन्होंने दोबारा आके फिर बात की। आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल इस वही वही जी उन्होंने हसन दोबारा साहब, टाइम इसके इसके ऊपर ब्रिगेडियर गजनफर से कमेंट ले लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपने हमारे पार्टिसिपेंट्स की गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान दो फ्रंट्स के ऊपर इस टाइम इंगेज्ड है। एक हमारा अपना जो लोकल फ्रंट है, हमारे अपने अंदर जो ऑयल क्राइसिस के ऊपर कीमतें बढ़ रही हैं, वो पाकिस्तान के लिए चैलेंज। एट द सेम टाइम पाक आर्मी ने और सिक्योरिटी फोर्सेस और एजेंसीज़ ने जो अफ़गान थ्रेट है उसको भी डील करना है, और हमने इन दहशत गर्दों के ठिकानों पे हमले भी जारी रखने हैं। इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं इन द बैकड्रॉप ऑफ स्टेटमेंट विच जस्ट केम फ्राम द परमानेंट मंदूब जो हमारे आसिम इफ्तिखार साहब हैं, उनकी स्टेटमेंट जिसका जिक्र हो रहा है, उसके तनाजुर में ज़रा सिचुएशन को सम अप करें प्लीज़। जो आसिम इफ्तिखार साहब ने कहा है उसके अलावा चीन की स्टेटमेंट देखिए। चीन ने आज जो कुछ कहा है, और चाइना ने इस तरह इंडिया का और अफगानिस्तान के गठजोड़ के ऊपर, क्योंकि जो उन्होंने खतरे के लिए जो खतरा बयान किया है और ये बताया कि अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है उसको भारत सपोर्ट कर रहा है, और वो दहशतगर्दी जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो चाइना का जो कमेंट है, हमारे तो जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव साहब जाहिर है, उन्होंने पहले भी पाकिस्तान का मुकदमा बहुत मौसर तरीके से पेश किया है। आज भी उन्होंने जो जवाब दिया वो तमाम का तमाम आर्गूमेंट जो तमाम का तमाम जवाब जो है वो हकाइक पर मबनी है। उन्होंने दुनिया को बावर कराने की कोशिश की है कि अफगानिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का जड़ है, और वहाँ से दहशतगर्दी और उसको भारत जो है वो सपोर्ट कर रहा है। तो भारत के अंदर जो लीडरशिप है, आपको पता है, उससे बड़ी दहशतगर्द लीडरशिप तो दुनिया में हिटलर और मैसोलिनी के बाद पैदा नहीं हुई है। तो उससे बड़ी बड़ा दहशतगर्द है जिसको आप नरेंद्र मोदी या अजीत कुमार डेविल टाइप लोग को लोग कहते हैं। और उसके साथ साथ आप देखिए मार्को रूबियो की स्टेटमेंट पढ़िएगा जो उसने आज दी है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान जो है ना वो बुनियादी तौर पे बैनुल अक़वामी अगवाकारों का मुल्क है, जो गैर कानूनी तौर पे लोगों को अगवा करके रखते हैं, और उसके ऊपर हम पाबंदियां लगाएंगे। इस वजह से वजह तो उसकी ये है कि उन्होंने अफगानिस्तान में अभी तक 2 अमेरिकन एहलकारों को रखा हुआ है पकड़ के, लेकिन जो कुछ ने कहा है वो हक़ाइक़ पे मबनी है। और इस किस्म की बेताशा रिपोर्ट्स हैं जो दुनिया में इंटरनेशनल जरीदों में पब्लिश हो सकी। अभी जो आपने देखा था, जो रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई थी, उसने बड़ी क्लैरिटी से कहा था कि 30,000 के करीब दहशतगर्द जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। तो ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान इस चीज़ को इंटरनेशनल अदारों को भी और ममालिक को भी बावर कराता रहा है, लेकिन दुनिया जो है वो आप पता है ना, उनके अंदर कोई अखलाक होता है ना लीगैलिटी होती है।
और वो डबल गेम खेलते हैं। अमेरिकन भी डबल गेम खेलते रहे। आज मार्को रूबियो को ख्याल आया कि ये वो आलमी अगवाकार हैं। तो आप ये बताइए कि अगर आलमी अगवाकार है तो अमेरिका उनको हर हफ्ते 40 मिलियन डॉलर क्यों देता है? क्या आप अगवाकारों को पैसे देते हैं? आप दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं? असल में तो अमेरिकन पॉलिसी पाकिस्तान के साथ यही है कि वो डबल गेम खेलते रहे पाकिस्तान का। एक तरफ कहते हैं कि जी पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, दूसरी तरफ उसी अफगान रजीम को, जो दहशतगर्द रजीम है जिसको खुद मानते हैं, क्योंकि जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रिकंस्ट्रक्शन था जो अमेरिका का नुमाइंदा है, उसने अमेरिका को एक डायरेक्ट रिपोर्ट सबमिट कराई थी कांग्रेस को। वो हर 3 महीने बाद रिपोर्ट कंपाइल करते थे। उसने कहा कि जी अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द तंजीमें 33 दहशतगर्द तंजीमें मौजूद है और ये अमेरिकन के पास ये रिपोर्ट पड़ी हुई है। उसके बावजूद भी अगर वो एक्शन न लेंगे तो आप उसको क्या कहेंगे कि एक डबल स्टैंडर्ड है, जिसके तहत वो कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान के अंदर जंग हो रही है तो ठीक है जी, पाकिस्तान के अंदर लोग मर रहे हैं ना, हमें तो कुछ नहीं हो रहा। उसके साथ साथ आपने देखा कि जब जो बाइडन जब ये विड्रॉ करके थी अमेरिकन फोर्सेज, तो कितने 10.8 बिलियन डॉलर के हथियार छोड़ के गई, वो किसके हाथ लगे? वो क्यों छोड़ के गई थी? जो बाइडन को नहीं पता था कि हथियार जो है, या उस वक्त जो अमेरिकन जो सेंटकॉम का चीफ था उसको नहीं पता था कि ये हथियार जो है दहशतगर्दों के हाथ लगेंगे? अगर आप कहें नहीं पता था तो यू आर लिविंग इन फुल पैराडाइज। उनको पता था, उन्होंने एज ए पॉलिसी जानबूझ के ही हथियार हम अफगानिस्तान के अंदर छोड़े कि जो दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान में। और तालिबान ने आगे पहले क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले आके उन्होंने जेल के दरवाजे खोलकर उन तमाम दहशतगर्दों को रिहा कर दिया था जो पुलचरखी में, काबुल में और बाकी जगहों पर बंद। तो ये तमाम चीजें जो ये तो अब दुनिया के सामने पाकिस्तान इसीलिए जब सबर का पैमाना लबरेज हो गया और जब आपके इमाम बारगाह पे भी आखिरी हमला हुआ और फिर बाजोड़ के अंदर 16 सिक्योरिटी एहलकारों को ऐसे शख्स ने हमला किया जो अफगानिस्तान की स्पेशल फोर्सेस का मेंबर था, वो जिस बंदे ने वहाँ पे खुद का धमाका किया, तो उसके बाद पाकिस्तान ने फिर एक ऑपरेशन शुरू किया गजबुल हक के नाम से और उसके ऊपर उन तमाम ठिकानों के ऊपर बमबारी की है। जो ठिकाने जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है यहाँ से दहशतगर्दी इनिशिएट होती थी, दहशतगर्दी पलती थी, और वो तमाम के तमाम ठिकाने ना मुल्लों के नाम पे थे। कोई मुल्ला इब्राहिम मदरसा, तो मुल्ला अब्बास मदरसा, यानी मुल्ले जो थे वो दहशतगर्दों को ट्रेन कर रहे थे। तो जब रिलीजन को आप दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करें, और ये जितना सिंडिकेट बैठा हुआ है, क्रिमिनल सिंडिकेट है अफगानिस्तान के अंदर, ये मुल्ले जितने ऊपर वो पट्टे फाड़ के फिरते हैं, शलवारें ऊपर खींची होती है उन्होंने बड़ी बड़ी, ये खारजीज हैं। 10 खारजियों की इंडिकेशन इस्लाम के अंदर दी हुई है। आप सारी इंडिकेशन उठा के देख लीजिए, सारी इन पर फिट आती है कि दहशतगर्द होंगे, मजहब को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करेंगे, लंबे लंबे बाल होंगे, सलवारें ऊपर खींचेंगे, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होंगी। और ये जिस मुल्क में 9 साल की बच्ची को औरत बना के उसे शादी करके उसके ऊपर जिनसी जराइम किए जाएं, उससे आप क्या तवक्को रखते हैं कि वो क्या करेंगे? क्या वो अखलाक को देखेंगे? तो पाकिस्तान ने तो बड़ा क्लैरिटी से कह दिया। वो जो एक उनका फॉरेन मिनिस्टर है, वो कल बयान, वो जो उसका इंटरव्यू चल रहा था कि जी उसने खुद एक्सेप्ट कर लिया, हम तो दुनिया की बात कर रहे हैं ना, उसने खुद कहा कि जी हाँ TTP हमारे यहाँ मौजूद है लेकिन वो महाजिर है। अब TTP को दुनिया दहशतगर्द तंजीम कहती है नहीं कहती है? उसने कहा जी हमारे पास 4000 खुद के बमबार हैं। तो ये कौन कहता है? ये दहशत खुद उसने मान लिया इस चीज को कि जी हाँ हम दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। अब जरूरत इस अमर की है कि दुनिया को इस हवाले से या कोई फैसला करना चाहिए कि इनके ऊपर पाबंदियां सख्त करनी चाहिए। इनके अंदर एक एंटी टेररिस्ट जो है वो सिक्योरिटी रिंग बनाना चाहिए। यहाँ से अभी बरतानिया ने कहा है कि हम किसी स्टूडेंट को स्टूडेंट वीजा नहीं देंगे अफगानी को। तो पूरी दुनिया, जर्मनी में जिस तरह इनके खिलाफ वो निकाल रहे हैं, एक्सपेल कर रहे हैं वहाँ से, और ये तो इनका करेक्टर है ना इनके अंदर, जितने ये अफगानिस्तान का एक नेशनल करेक्टर है, याद रखिएगा कि वो हर उस शख्स की पीठ पे छुरा घोंपते हैं जो उन पे एहसान करता है। और आप उनकी तारीख उठा के पढ़ लीजिए, शुरू हो जाइए, पीछे ना जाइएगा, किंग जाहिर खान से शुरू हो जाइएगा। हर एक शख्स को उन्होंने फैमिली को उन्होंने लटका दिया था अपने उनके ऊपर। तो ये जो लोग हैं इनसे आप तवक्को करें कि ये कोई सेंस रखते हैं? इनको ना दीन का पता है ना दुनिया का पता है, ना दुनिया की किसी इंस्टीट्यूशन में इन्होंने तालीम हासिल की है, ना ही दीन की इंस्टीट्यूशन में कोई ऐसी डिग्री हासिल करी है जो काबिल अमल हो। आखिर सैयद मुश्तबा खामनाई भी जो है वो खामनाई साहब के बेटे हैं, वो अभी इलेक्ट हुए हैं रहबर वहाँ के। उनकी तालीम देखिएगा, दीनी इदारों में उनकी तालीम है, उन्होंने किस किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, उनका विजन क्या है। तो ये होती है जो दीन, ये तो मुल्ले हैं जिनको ये नहीं पता कि 4x4 के कमरे से बाहर क्या हो रहा है। तो ये तमाम चीजें जो है पाकिस्तान इस ऑपरेशन को अब जारी रखेगा और हर उस ठिकाने को मारेगा जो ठिकाना जाके जो है जहाँ से किसी भी किस्म की दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर इनिशिएट होगी। एंड पाकिस्तान रिजर्व दिस राइट। देखिए ना आर्टिकल 51 क्या कहता है कि अगर आपके ऊपर हमला होगा तो आप क्या करेंगे? आप फिर किसी को फूल तो नहीं पहनाएंगे ना, जवाब देंगे। बिल्कुल आपका मौका आ गया।
जी और दुनिया का कानून भी ये कहता है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान ने वो जवाब दिया है और पाकिस्तान जो है उसने उस आइंदा भी अगर अभी कह दिया हमने कि अगर कोई जी। हमला हुआ तो हम सब तो रिटेलिएट करेंगे। दुनिया कोशिश कर रही है कि चाइना के मंदूब है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो भी इनको कल मिले हैं जी और बातचीत की है। इससे बल्कि टू द एक्सटेंट के इनकी लीडरशिप ने मलेशिया के जो अनवर इब्राहिम साहब हैं उनको भी रिंग किया था जी कि जी आप हमारी सलाह कर रहे। पाकिस्तान ने फिर उनको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भेजे फॉरेन मिनिस्ट्री ने कि जी ये देख लीजिएगा ये पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने इनको जी बताया बिल्कुल। कि ब्रिगेडियर पाकिस्तान साहब के अंदर प्रूफ्स का जिक्र बिल्कुल आसिम इफ्तिखार साहब ने भी किया। उन्होंने कहा कंपेलिंग एविडेंस भी मौजूद है भारत की भी इन्वॉल्वमेंट का, और जाहिर है अफ़गानिस्तान पे तो शक ही नहीं है। हसन खान साहब की तरफ चलेंगे। हसन खान साहब, ये ऑपरेशन जो चल रहा है इसमें पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली, इसके ऊपर ब्रीफिंग्स में जिक्र तो DGISPR ने कई दफ़ा किया। आप एज एन एनालिस्ट कैसे देखते हैं, कितनी कामयाबी पाकिस्तान को मिली इस ऑपरेशन के अंदर, और आगे आप कैसे देखते हैं ये जो फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के ऊपर काबू पाना पाकिस्तान की स्टेट का विद दीज अटैक्स, विद दीज इफेक्टिव अटैक्स शुड आई से, आप कैसे देखते हैं इनको? क्या नतीजा निकलेगा कि इससे पहले अफ़गानिस्तान के ऊपर ऐसा कोई ऑपरेशन पाकिस्तान की तरफ से तो एटलीस्ट नहीं हुआ? देखिए, कोई भी जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ होती है, कार्रवाई होती है, उसके अहदाफ होते हैं, उसका मकसद होता है। खा वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, खा वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। बग़ैर क्लियर कट ऑब्जेक्टिव के कोई मिलिट्री जो है ना वो मूव करती है, ना वो कोई कार्रवाई करती। तो डेफिनेटली इसके, और दूसरी अहम बात जो है, जो मैंने पहले भी इनकी तरफ इशारा किया, वो ये है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से हमारी पाकिस्तान की ये पहली मुझे नज़र आ रही है एक पॉलिसी, एक अप्रोच, एक कार्रवाई, जिसमें वो जो स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी जिसे कहते हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्लियर है कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, नंबर 1। और यही वजह है कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि द इंटायर नेशन इज़ बैकिंग आवर मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को बैक कर रही है। ना कहीं से मजहबी तबका जो है उठ के का खिलाफ बोल रहा है, ना कहीं से कौम नेशनलिस्ट, ना कहीं से दीगर सियासी जमातें, बल्कि ये तो सोने पे सुहागा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी पाकिस्तान की इन अमलियात को जो है बड़ी कदर की निगाह से देखती है। और अभी तक किसी ने इसी हवाले से इतना भी नहीं कहा है कि ये पाकिस्तान मतलब ये कि गलत कर रहा है। कंडेम करना तो छोड़ दे, इतना भी नहीं कहा। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो नीयत है, जो स्ट्रेटजी है, उसमें एक जो मैंने कहा उसमें एक क्लैरिटी है, और दूसरा पॉलिटिकल विल है। द इंटायर नेशन जो है, पूरी कौम इसके पीछे करे। तो जाहिर बात है जब ये हो तो फिर अहदाफ होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसको हासिल करना मुश्किल नहीं हो जाता है। देखिए, पहला जो ऑब्जेक्टिव इसका था कि पाकिस्तान को सिक्योर करे कि यहाँ पे अफ़गान सरजमीन से जो है पाकिस्तान पे दहशतगर्दी के कार्रवाइयाँ ना हो या हमले ना हो। देखिए, आप 15 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक देखें, खैबर पख्तूनख्वा में 3-4 दिन 72 घंटों में 20 के करीब जो है पुलिस एहलकारों को टारगेट किया गया। कुछ की लाशें जलाई गई, कुछ को जिंदा जलाया गया। वो आपने वो जो करक में जो वाक़या हुआ था कि एम्बुलेंस में हमारे जो एफसी के जवान थे, जो ज़ख्मी थे, उनको एम्बुलेंस में आग लगा दी गई। और जब 21 और 22 को कार्रवाई की गई है, पहली कार्रवाई जो की गई है 7 जगहों पे टेररिस्ट हाइड आउट्स पे, 21 और 22 के बाद आप देखें कि बिल्कुल खामोशी है। पाकिस्तान में कोई काबिल ज़िक्र वाक़या जिसे हम कह सकते हैं, ना पुलिस पे अटैक ना पे। और इसके बाद जब 26 को अफ़गान हुकूमत जो है, तालिबान हुकूमत अपनी ब्रदर इन आर्म्स के लिए, TTP के लिए या इनके लिए जब पाकिस्तान पे उन्होंने हमला किया, तो ज़ाहिर बात तो फिर लड़ाई तो खुल गई, क्योंकि कौन किसके लिए वोट खड़ा हुआ। तो फिर पाकिस्तान ने जो पहले तो टारगेट था कि हम टेररिस्ट हाइड आउट्स, उनके ट्रेनिंग कैंप्स या उनके जो करारगाहें थी या ठिकाने थे, उनको टारगेट कर रहे थे। दूसरे मरहले पे ये अफ़गान तालिबान ने मौका दिया, इन अ वे पाकिस्तान को इनवाइट किया। उन्होंने लड़ाई को ओपन किया, पाकिस्तान पे हमला किया, पाकिस्तान बॉर्डर 50 चेक पोस्टों पे हमला, 53 चेक पोस्टों पे हमला किया। उसके बाद पाकिस्तान का जो अगला टारगेट था वो था टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को, ये जो टेररिस्ट को जो सपोर्ट करते हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करना। मतलब ये है कि यही जो पोस्टें थी, यही जो इनके छोटे छोटे किले थे बॉर्डर के साथ, यहीं से भी ये फैसिलिटेट करते थे इन लोगों को बॉर्डर क्रॉस करने में, तो उनको हिट किया गया। फिर वही आम जो थी, द सेम वेपन्स जो है वो TTP वाले भी इस्तेमाल कर रहे थे, वो TTA वाले भी इस्तेमाल कर रहे थे। तो आम डिपोस को हिट किया गया।
उनके लिए जो कम्युनिकेशन मतलब उनके लिए हम भी इस्तेमाल करते थे, तो हम ही उनके पास कहाँ से आए थे, इन्हीं से ले रहे थे। तो उनको इस तरह ड्रोन का इस्तेमाल जो उनकी सपोर्ट के लिए कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि तकरीबन मेरे ख्याल में 80+% जो उनका जो वो सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिलिटेंट्स को सपोर्ट करता था, खा वो कंदहार में था, खा वो लगमान में था, खा वो निंगरहार में था, या पक्तिया, पक्तिका, खोस्त वगैरह, बल्कि काबुल, बागराम और बागराम से ऊपर आप जाके पंजशेर में भी उनको हिट किया गया। जी तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी जो है एलिमिनेशन हो गई है, काफ़ी हद तक डाइल्यूट किया गया है, और यही उनके असरात है कि अभी तक जो है हम तो समझ रहे थे, बल्कि लोग हमें डरा रहे थे कि अगर अफगानिस्तान पे ये कार्रवाई की गई तो पाकिस्तान का हर शहर जो है उसमें खुदकुश धमाके होंगे। और यही अफगान थे कि हमारे पास 3000 है, हमारे पास 4000 है। यही ये धमकी तो दे रहे थे, वो बार बार दहशतगर्दी की धमकी ही दे रहे थे। जी देखिए, जो करंट मिलिट्री लीडरशिप की जो है ना, इनकी एक बात जो अच्छी है वो है क्लैरिटी, क्लियर हेडेडनेस एंड डिसीजन टेकिंग की जो है, ये किसी लीडर की सबसे बड़ी बात होती है, फैसला करना। तो अब ये है कि उन लोगों ने जो 3000 या 4000 खुदकुश तैयार किए हैं, वो पाकिस्तान के लिए तैयार किए हैं ना, इंडिया जी के लिए, किसी और के लिए नहीं है। तो अगर एक एक करके बेचते हैं, तो मिलिट्री लीडरशिप की ये पॉलिसी अच्छी थी कि 3000 को एक ही दिन भेज दे, ताकि हमारी जो नुकसान हो वो 10 दिन में हो जाए, 20 दिन में हो जाए, आगे तो खैरियत होना। ये जी हम 20 साल तक जो है ये 3000 दहशतगर्द जो है आते रहेंगे, मजीद प्रोड्यूस करते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जब आपकी लीडरशिप की क्लैरिटी होती है, आपकी जो क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ डिसीजन, तब जाके जो है ऑब्जेक्टिव हासिल करना, और जी फिर जब बिल्कुल, कौम आपका तो मेरे पॉइंट आ ख्याल गया। में फिर ऑब्जेक्टिव हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। आपका पॉइंट आ गया। हसन खान साहब, अजहर जावेद साहब, ब्रिगेडियर गजनफर साहब, तीनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा, हमारे पैनलिस्ट की आरा आपके सामने हैं। इससे मुझे तो एक चीज़ समझ आती है कि जब लीडरशिप की क्लैरिटी होती है तो चैलेंज जितना भी मुश्किल हो वो हासिल ज़रूर किया जा सकता है। पाकिस्तान को इस टाइम पे इंटरनल चैलेंजेस भी हैं जो इकोनॉमिक नौयत के हैं, और एक्सटर्नल चैलेंजेस भी हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, हिंदुस्तान के हवाले से, और रीजन में होती हुई बड़ी कार्रवाइयों के हवाले से जो 3 मुल्कों के दरमियान एक जंग चल रही है। तो अगर हमारी पॉलिसीज़ के अंदर क्लैरिटी होगी तो यकीनन इसका फ़ायदा पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम को होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।